इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो न्यू सिलेबस है ना उसमें ये चैप्टर के रूप में दे दिया है। इसका मतलब हो सकता है कि वो बड़ा क्वेश्चन भी पूछ दे भाई इस टॉपिक से, कोई बड़ा बात नहीं है। लेजर बनाने भी आपको सीखना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ओल्ड सिलेबस में नहीं पूछेगा बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि ओल्ड सिलेबस में वो चैप्टर के वाइज नहीं है, ठीक है ना। वो हमारा नॉर्मल एएस में 5 नंबर 6 नंबर का ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन न्यू सिलेबस में ये फुल फ्लेज क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इधर भी डेट का कॉलम बनाइएगा, इधर भी डेट, नॉर्मल फॉर्मेट जो होता है लेजर का वो बन गया। अब देखिए एंट्री क्या, हम आपको इसी एग्जाम्पल से समझा देते हैं, आप घर में जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा इसको, ठीक है। फर्स्ट ईयर में हमने एंट्री किया था लीज एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी 17,25,820, ओके। तो अब इसका आप लेजर पोस्टिंग करोगे तो किधर आएगा, फर्स्ट ईयर में ये इधर आएगा, बाय लीज एसेट्स। हम 1-2 साल का बना के आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, आप घर में प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि छोड़ देगा। तो ये 17,25,000 कितना था, 820, ये हो गया हमारा फर्स्ट एंट्री। ये फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में, ये फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में आपने इसका रिकॉर्डिंग कर लिया। अब आइए आप फर्स्ट ईयर के एंड में, क्योंकि जो लीज रेंट वगैरह पे हो रहा है वो फर्स्ट ईयर के एंड में पे हो रहा है, तो लायबिलिटी घटेगा कितने अमाउंट से, जितना प्रिंसिपल अमाउंट वो रीपे करेगा। देखिए यहाँ पर आप दूसरा एंट्री में कहीं लीज लायबिलिटी अकाउंट आया है, नहीं आया है, यहाँ आया है, ठीक है ना। तीसरा एंट्री में तो लीज लायबिलिटी डेबिट हो रहा है लीज रेंट से 2,41,127, तो यहाँ लिखेंगे टू लीज रेंट 2,41,127, जितना प्रिंसिपल अमाउंट पे हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर में, ओके, उतना ही अमाउंट से हम इसको डेबिट करेंगे, फिर इस लेजर को बैलेंस कर देंगे, इस लेजर को हम लोग फिर से बैलेंस करेंगे। 17,25,820, ठीक है। अब बैलेंस कर दीजिएगा आप, -241127, तो ये आपका बैलेंस आ जाएगा 14,84,693। तो ये 17,25,820, 17,25,820 फर्स्ट ईयर हो गया। ये आपका 2 बैलेंस सीडी निकल गया फर्स्ट ईयर का। फिर सेकंड ईयर में इसको आप सेकंड ईयर में ओपनिंग बैलेंस कर दो बाय बीडी 14,84,693, ठीक है। फिर आप सेकंड ईयर में जो लीज रेंट, देखिए यहाँ पर हम लोग टेबल जो बनाए थे, यहाँ से पता चल जाएगा कि सेकंड ईयर में प्रिंसिपल रीपेमेंट कितना हो रहा है, 2,77,296, ठीक है। 2,77,296 का प्रिंसिपल रीपेमेंट है, तो ये प्रिंसिपल रीपेमेंट से ही हमारा लीज रेंट यहाँ डेबिट होगा। 2 लाख लीज रेंट 2,77,000 कितना था, भूल जाता हूँ, यही मेरा दिक्कत है, ठीक है। 296 यहाँ आ गया है सेकंड ईयर। फिर से इसको लेजर बैलेंस कर दीजिए, 14,84,900 है, 693। इस तरह से ये जाके 5 साल तक बनेगा आपका, 5 साल का पीरियड है। समझ में आया प्रोसेस? हाँ जी, समझ में आया? हाँ सर। यस सर। इसी तरह से आपको थर्ड ईयर का बनाना है और फोर्थ ईयर, फिर फिफ्थ ईयर, सेम प्रोसेस चलेगा, कोई नया नहीं है। वर्किंग ऑलरेडी कर चुके हैं कि कितना प्रिंसिपल रीपेमेंट एवरी ईयर कर रहे हैं, ये सारा वर्किंग हम लोग कर चुके हैं, इसीलिए बनाने में कोई टाइम ज़्यादा नहीं लगना है,
ठीक है। यहाँ फिर लिखेंगे लीज रेंट थर्ड ईयर में कितना है, हम लीज रेंट में प्रिंसिपल रिपेमेंट कर रहे हैं। वर्किंग यहाँ थर्ड ईयर में अमाउंट देख लेंगे भाई, थर्ड ईयर में 3,18,890 रुपया, ठीक है। 3,18,890 रुपीज़ पेड किए, फिर ये बैलेंस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका आ गया थर्ड ईयर के एंड में बैलेंस 8,885,507 टू बैलेंस CD। फिर ये फोर्थ ईयर में जाएगा ओपनिंग बाय BD 8,885,507। ओके, समझ में आया बात। फिर यहाँ पर लीज रेंट जो फोर्थ ईयर में पे किया, जितना प्रिंसिपल रिपेमेंट किया वो लिख दीजिएगा। इस तरह से ये पूरा एंड ऑफ द ईयर में कंप्लीट हो जाएगा, जीरो बचेगा लास्ट ईयर में, फिफ्थ ईयर में जाकर। तो ये लीज लायबिलिटी का अकाउंट इस तरह से बनेगा। जो जनरल एंट्री किए हैं उसी से न लेजर, उसी से न जनरल लेजर बनेगा भाई। दो ही जगह हमारा लीज लायबिलिटी अकाउंट यूज ही हो रहा है, एक यहाँ शुरू में, और फिर जब जब हम लीज रेंट में प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे हैं उतने अमाउंट से लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट होता है। अमाउंट पेड फॉर प्रिंसिपल, उतने द अमाउंट पेड फॉर प्रिंसिपल विल बी डेबिटेड टू लीज लायबिलिटी अकाउंट। तो एवरी ईयर का वर्किंग हम लोग कर ही लेते हैं, ये वर्किंग के बिना तो क्वेश्चन ही नहीं बनना है आपका, ठीक है। ये वर्किंग तो हर क्वेश्चन में करना है आपको। तो ये पूरा वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्किंग। आपको ये करना होगा, ध्यान से करना होगा, गड़बड़ नहीं करना है इसको करने में, ठीक है। क्लियर। अब मान लो एक और लेजर कभी कभी बोल देगा कि नहीं आप लीज रेंट का भी एक लेजर बना के दिखाओ, लीज रेंट का जो रेंट आप पे कर रहे हैं उसका लेजर बनाओ, उसका भी बना देंगे। उसमें क्या जाता है, फर्स्ट ईयर हमने पे किया टू बैंक, टोटल हम पे कर रहे हैं 5 लाख साइड, ठीक है ना। फर्स्ट एंट्री देखिए क्या है, 5 लाख रुपया रेंट पे किए। उसके बाद दूसरा एंट्री ये है, क्रेडिट साइड में जाएगा फाइनेंस चार्ज 2,58,873 और बाकी लीज लायबिलिटी में जाएगा, ठीक है ना। लीज रेंट का कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं, लीज रेंट जो है क्लोजिंग बैलेंस कुछ नहीं होगा इसका। बाय फाइनेंस चार्ज लिखेंगे और फिर बाय लीज लायबिलिटी, दोनों मिलाकर 5 लाख के बराबर ही होगा, ठीक है। फिर इसको क्लोज कर देंगे, खत्म बात। फिर सेकंड ईयर बनाएंगे, कोई इसमें आपका जो है बैलेंसिंग फिगर नहीं होगा लीज रेंट का, समझ गए बात। फिर सेकंड ईयर में जो फाइनेंस चार्ज है वो लिख देंगे, फाइनेंस चार्ज मतलब इंटरेस्ट, और फिर बाय लीज लायबिलिटी। तो वर्किंग आपके पास सारा किया हुआ है भाई, इस वर्किंग में ही आपको सब चीज निकल जाएगा। इंटरेस्ट यहाँ है और ये हमारा इतना हम लीज लायबिलिटी पे कर रहे हैं। फिर सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है ये इतना लीज लायबिलिटी पे हुआ, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट इतना लीज लायबिलिटी पे हुआ, फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट इतना लीज लायबिलिटी पे हुआ। तो ये फाइनेंस चार्ज यही है आपका, इंटरेस्ट को ही हम लोग बोलते हैं फाइनेंस चार्ज। तो ये आपको क्रेडिट कर देना है 2,58,873 फर्स्ट ईयर में, ठीक है। 2,58,873 और फिर बाकी जो बच जाएगा 2,22,000 समथिंग जो भी बचेगा 10027 22 41 सॉरी 41 हो गए, ये 41 होगा 41 2,41,007 टोटल 5 लाख। तो आपको बैलेंस कभी नहीं निकलेगा लीज रेंट अकाउंट में, हर साल इसी तरह करना है। एवरी ईयर देयर विल बी नो क्लोजिंग बैलेंस इन लीज रेंट अकाउंट। बनेगा लेजर बनेगा जी। Yes, sir.
चलो बना लेना, कुछ बोलता नहीं, अब क्या करें। चलो, तो ये इस तरह से बनेगा। अगर आपको लीज एसेट्स का भी अकाउंट बोलेगा कि नहीं लीज एसेट्स का भी अकाउंट बना दो, तो बना देते हैं। आओ उसको भी बना देते हैं, लीज एसेट्स अकाउंट। तो लीज एसेट्स अकाउंट कैसे सिंपल है, यहाँ लिखेंगे। पहले हम पहला एंट्री क्या किए देख लीजिए, फर्स्ट एंट्री, एकदम फर्स्ट एंट्री क्या हुआ लीज एसेट्स में, लीज एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी। तो टू लीज लायबिलिटी जो भी हमारा 17,25,820 निकला था वो लिख देंगे हम लोग टू लीज लायबिलिटी, 17,25,820। और इसमें कुछ नहीं आएगा, बाय डिप्रिसिएशन बस। लीज एसेट्स अकाउंट बनाना सबसे इजी है। जो भी वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है, जो भी मेथड है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। आप डिप्रिसिएशन चार्ज कीजिएगा, फिर इसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लीजिएगा। जैसे नॉर्मल एसेट्स अकाउंट बनता है, इसका क्लोजिंग बैलेंस, फिर इसका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, फिर डिप्रिसिएशन चार्ज कर दीजिएगा सेकंड ईयर का, फिर इसको यू हैव टू बैलेंस इट। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग डिप्रिसिएशन यू बैलेंस इट एंड देन अगेन कैरी डाउन टू द नेक्स्ट ईयर बाय डिप्रिसिएशन, नेक्स्ट ईयर बाय बैलेंस सीडी। जैसे नॉर्मल हमारा एसेट्स अकाउंट बनता है उसी तरह आपको बनाना है। नाम खाली लीज एसेट्स है, बस अंतर इतना ही है। क्लियर, समझ में आया बात। चलिए आज हम लोग करेंगे अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लेसर। लेसर के बुक में अगर हमको अकाउंटिंग करना है और लेसर के बुक में अगर हमको ट्रीटमेंट करना है तो कैसे होगा। ठीक है, चलिए आप हेडिंग दे दीजिए अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लेसर। ठीक है, अरे हटना। ठीक है, लेसर के बुक में अकाउंटिंग कैसे होगा, तो यहाँ पर हम एसेट्स को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। लेसर एसेट्स मैंने लीज अकाउंट को, वो लीज जो उसको अकाउंट जो लीज पे एसेट दिया वो यूज करने के लिए वो किस वैल्यू पे वो रिकॉर्ड करेगा उसको। ठीक है, तो इसमें हमको जो है निकालना पड़ेगा आपको ठीक है, इसमें आपको निकालना होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट प्लस अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। ठीक है ना, आपको अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू का भी प्रेजेंट वैल्यू यहाँ निकालना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया बात। आपको उसको भी कैलकुलेट, यानी आपको यहाँ पर एंट्री जब बनाएंगे हम लोग, यानी लीज उसके लिए जो लेसी हो जाएगा ना वो एसेट्स हो जाएगा। लेसी का अकाउंट को वो रिकॉर्ड कितने से करेगा। ठीक है ना, तो उसके लिए वो जो है एंट्री करेगा, उसके लिए अमाउंट निकालना होगा। ठीक है, लेसी अकाउंट यहाँ लिखते हैं हम लोग, लेसी अकाउंट डेबिटेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP प्लस रेसिडुअल वैल्यू। ये दोनों का प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा भाई आपको, एक ठोका नहीं, दोनों का प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा लेसर के लिए। ठीक है, दोनों का प्रेजेंट वैल्यू निकालिएगा और जो दोनों का प्रेजेंट वैल्यू आएगा, ठीक है ना, उसी पे आपको इस LAC अकाउंट को डेबिट करना है।
एंट्री क्या बनेगा इसके लिए? रेसिडुअल वैल्यू मतलब दोनों रेसिडुअल वैल्यू लीजिएगा भाई, पहला गारंटेड वाला और अनगारंटेड, दोनों रेसिडुअल वैल्यू का आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, और जो लीज रेंट है उसका तो निकालना ही है। ठीक है, ये उसी वैल्यू पे लीज लेसी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो ये एंट्री क्या करेगा? इस वैल्यू से लेसी अकाउंट डेबिट, लेसी इसके लिए कस्टमर हो जाएगा ना, इसीलिए इसको डेबिट करेगा वो। और टू, जो एसेट इसने बेचा उसको क्रेडिट कर देगा, टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारा रिकॉर्डिंग एंट्री सबसे पहले होगा। उसके बाद इंटरेस्ट का वर्किंग यहाँ भी करेंगे हम लोग, जैसे अभी कर रहे थे उसी तरह, वो अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा इंटरेस्ट का वर्किंग। उसके बाद हमको 2-3 टर्म इसमें निकालने बोलता है। ठीक है ना, क्या क्या निकालने बोलता है? तो पहला बोलता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बता दो। ठीक है ना, लेसर के बुक में आपको ज़्यादा करके यही से पूछेगा छोटा छोटा पॉइंट कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना होगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बताओ। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब MLP प्लस गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू प्लस अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। ठीक है, उसके बाद बोलेगा नेट इन्वेस्टमेंट बता दो, नेट इन्वेस्टमेंट। तो नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा? ये हम इस तरह से निकालेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। ओके, और अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कैसे निकालिएगा? अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकलेगा आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ठीक है माइनस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ये जो ऊपर लिखा है ना हम लोग, MLP प्लस रेसिडुअल वैल्यू। ठीक है, MLP और उस रेसिडुअल वैल्यू का जो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा उसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से माइनस करेंगे तो अनअर्न्ड फाइनेंस आ जाएगा, और फिर नेट इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट पूछता है जनरली लेसर के बुक से, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, कैसे निकलेगा ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। इसका एग्जांपल सिंपल है, वर्किंग हमको मालूम है कि कैसे करना है, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलता है ये हम लोग ऑलरेडी समझ गए हैं, तो इसीलिए समझने में टाइम ज़्यादा नहीं लगना। आइए क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट। लीज टर्म 4 ईयर, फेयर वैल्यू at inception of lease ₹16 lakh। ठीक है, लीज रेंट payable at the end of each year
5 लाख पर एनम। गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू 1 लाख। फिर एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू रुपीज 3 लाख। फिर इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 14.97%। ठीक है, चलो हो गया, लिख लिए। आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, Yes, sir. हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, उसके हिसाब से हमारा बनेगा। चलिए आ जाइए। वर्किंग सेम है भाई प्रेजेंट वैल्यू का, जैसे हम लोग पहले निकालते थे, कोई नया चीज़ नहीं है। यहाँ चूंकि प्रेजेंट वैल्यू निकालते समय आपको जो है ये चीज़ ध्यान रखना है कि रेसिडुअल दोनों लेना है, गारंटेड वाला भी अनगारंटेड वाला भी। फर्स्ट ईयर में 5 लाख आएगा, सेकेंड ईयर में भी 5 लाख आएगा, थर्ड ईयर में भी 5 लाख आएगा, फोर्थ ईयर में भी 5 लाख आएगा, फिफ्थ ईयर में आएगा 8 लाख। पूछो क्यों? क्योंकि टोटल रेसिडुअल वैल्यू आपका 3 लाख है, उसमें से 1 लाख गारंटेड हुआ तो 2 लाख अनगारंटेड है। ठीक है, हमको दोनों लेना है। ठीक है, तो 5 तो आएगा ही, प्लस 3 लाख रेसिडुअल वैल्यू दोनों मिलाकर। ठीक है, अब आप फैक्टर लिख दीजिए 8698। अच्छा सॉरी, नेक्स्ट जो है 0.7565, नेक्स्ट आपका 6580। अरे रे रे 4 ही साल था ना, सॉरी 4 ही साल का क्वेश्चन है ना, लीस्ट टर्म तो 4 ईयर है, इसमें हम 5 साल का कॉलम बना दिए तो गलत हो जाएगा फिर। चार ही साल ना है, ये तो हट जाएगा ना फिफ्थ ईयर। ओहो भाई मेरे, ऐसे क्यों करते हो? क्यों 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 क्यों? ठीक है, फिफ्थ ईयर हटा दो जी, 5 साल आएगा ही नहीं तो इसमें। चलो हो गया। तो यहाँ थर्ड ईयर में 5 लाख आएगा और फोर्थ ईयर में ही 8 लाख आएगा, क्योंकि फोर्थ ईयर लास्ट ईयर है इसका। थर्ड ईयर का फैक्टर है 0.6580 और फोर्थ ईयर का 5724। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 8698 है। ठीक है, 0.8698 यह आ जाएगा 4,34,900। इसी तरह सारा मल्टीप्लाई करके लिखिए। सेकंड वाला आएगा 3,78,250। फिर आएगा 3,29,000 और लास्ट ईयर वाला आएगा 4,57,920।
फिर ये ऐड कर दीजिए सारा, इसका टोटल आ जाएगा, ये ऑलमोस्ट फेयर वैल्यू के बराबर ही आता है, 16,70,070। देखिए यहाँ फेयर वैल्यू 16 लाख है, तो ये 16 लाख के बराबर ही आया है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट यही आता है हमेशा। ठीक है, चलो अब आप निकालो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या करना है, मिनिमम लीज पेमेंट प्लस रेसिडुअल वैल्यू, यही तो ऐड करना है। रेसिडुअल वैल्यू दोनों लेंगे। मिनिमम लीज पेमेंट 5 लाख रुपया करके वो 4 बार पे करेगा, मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 20 लाख प्लस रेसिडुअल वैल्यू ठीक है 3 लाख, तो टोटल हो गया आपका 23 लाख। दोनों मिलाकर रेसिडुअल 2 लाख अनगारंटेड है और 1 लाख आपका गारंटेड लिखता है, तो दोनों मिलाकर क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड दिया भी है ऐसे 3 लाख रुपया। एक्सपेक्टेड का मतलब टोटल है, वो टोटल रेसिडुअल है। तो 23 लाख आ गया आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब हम अनअर्न्ड फाइनेंस निकालेंगे। अनअर्न्ड फाइनेंस का फॉर्मूला है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, जो अभी निकाले हम लोग, MLP प्लस रेसिडुअल वैल्यू। ठीक है, तो ये 23 लाख माइनस 16,70,000, ये हो जाएगा हमारा 23 में जो 5 नहीं किया, 7 कटा तो 6,99,930। आप इसको ऑलमोस्ट 7 लाख लिख सकते हो अप्रॉक्स में। ठीक है ना, यहाँ आप 00 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो लगभग वो उसी के बराबर है वो। ठीक है ना, 16 लाख के ही बराबर है वो, 70 रुपये कांट हो गए। ठीक है, तो ये निकल गया आपका नेट इन्वेस्टमेंट। अनअर्न्ड फाइनेंस निकल गया, तो नेट इन्वेस्टमेंट भी निकाल लोगे भाई, नेट इन्वेस्टमेंट निकाल लो। नेट इन्वेस्टमेंट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस अनअर्न्ड फाइनेंस। ठीक है, 23 लाख माइनस 7 लाख करो, 16 लाख आ जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। 23 लाख ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस अनअर्न्ड फाइनेंस 7 लाख, तो नेट इन्वेस्टमेंट 16 लाख। ठीक है, अब इंटरेस्ट का वर्किंग। चलिए, जो हमारा फेयर वैल्यू निकला है यहाँ पर, यानी 16 लाख रुपया जो, ठीक है ना, वो हमेशा इसी के बराबर आएगा, अप्रॉक्स में है वो। इसी से आपका जो है एसेट्स अकाउंट डेबिट हो, माने लीज अकाउंट, लेसी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लेसी अकाउंट डेबिट होगा, यानी लेसी से पूरा 16 लाख रुपया रिकवर करना है। अब वो 5-5 लाख करके दे रहा है सालाना, उसमें कितना इंटरेस्ट है और कितना प्रिंसिपल में एडजस्टमेंट होगा, ये उसका वर्किंग करना है। इंटरेस्ट का वर्किंग जैसे पहले किए थे उसी तरह, कोई नया चीज़ नहीं है, एकदम सेम पैटर्न में वर्किंग होगा। ये ईयर पहले, फिर MLP। ठीक है, MLP के जगह आप लिख सकते हैं कि हमारा लीज लायबिलिटी कितना, सॉरी लीज एसेट्स, यहाँ लेसी अकाउंट लिख सकते हैं आप, लेसी पे बैलेंस कितना है, लेसी अकाउंट का, लेसी अकाउंट। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ आ जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, रेंट रिसीव, लीज रेंट
जो आप रिसीव करें, लेसर तो रिसीव करेगा ना, रिसीव, ठीक है। फिर आएगा वो फाइनेंस इनकम निकालेगा, फाइनेंस चार्ज नहीं, फाइनेंस इनकम है वो, इंटरेस्ट उसका इनकम में हो गया, ठीक है। और फिर हमारा क्या बोलते हैं, अमाउंट रिकवर जो हुआ, अमाउंट रिकवर फ्रॉम लेसी, यानी प्रिंसिपल रीपेमेंट, सेम वर्किंग है, नाम थोड़ा चेंज होगा क्योंकि हमको लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, लेकिन कर वही चीज़ रहे हैं, कुछ नया नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, कुछ नया नहीं है। फर्स्ट ईयर माने, फर्स्ट ईयर यानी 0 ईयर, यहाँ 0 ईयर से हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि लेसी अकाउंट को 16 लाख रुपया में हमने डेबिट किया, ठीक है। 0 ईयर यानी बिगिनिंग ऑफ 0 ईयर का लिखने का मतलब है यहाँ बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर, बिगिनिंग ऑफ ईयर 1। बाकी चूंकि पेमेंट इसको जो आ रहा है वो एंड ऑफ द ईयर में आ रहा है, ठीक है ना, बैक जो पेमेंट आ रहा है ना वो सारा इसको एंड ऑफ द ईयर में आ रहा है, तो इसलिए जो है समझ में आया बात। सोलह लाख अब ईयर 1 में आइए, मतलब एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर के एंड में लीज रेंट कितना आएगा, 5 लाख रुपए रिसीव करेंगे, 5 लाख। अब इंटरेस्ट इस पे निकालिएगा 16 लाख पे, 16 लाख पे इंटरेस्ट का रेट क्वेश्चन में दिया था 14.97%, ठीक है, निकालिए 14.97% कितना आता है, 16 लाख मल्टीप्लाइड बाय 14.97%, 2,39,000 टू इस पे निकालेंगे फर्स्ट ईयर के एंड में, क्योंकि इतने का लेसी को हमने एक तरह से एसेट्स अकाउंट डेबिट किया, तो इतने का इंटरेस्ट हम पूरे साल में लेंगे, ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर में है ड्यू, और हमको एंड ऑफ द ईयर में इंस्टॉलमेंट रिलीज रेंट मिल रहा है, तो इतने का इंटरेस्ट हम लेंगे पूरे का 16 लाख का, ठीक है। 2,39,520 इतना इंटरेस्ट में हम एडजस्ट करेंगे, इस 5 लाख में से इतना इंटरेस्ट में एडजस्ट होगा, और जो बैलेंस बचेगा वो हम मानेंगे कि एक्चुअल में रिकवर हुआ लेसी से, तो आप वो निकाल लो, 5 लाख माइनस 2,39,520, तो ये आपका 2,60,480 रुपीज़ माना जाएगा कि आपका रिकवर हो गया लेसर से, सॉरी लेसी से। अब लेसी का अकाउंट इतना रिकवर होने के बाद एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर में कितना बचेगा, शुरू में था 16 लाख, उसमें से इतना रिकवर हो गया 2,60,000 इज द अमाउंट रिकवर्ड, तो 16 लाख माइनस 2,60,480 करो, ठीक है, माइनस 16 लाख। नाउ द रिमेनिंग अमाउंट इज 13,39,520। तो फर्स्ट ईयर के एंड में बैलेंस जो है लेसी अकाउंट में ये दिखाना है आपको, 13,39,520, ओके। अब आइए सेकंड ईयर में, सेम वर्किंग पैटर्न, कोई चेंज नहीं, 5 लाख लीज रेंट, इंटरेस्ट अब सेकेंड ईयर में हम इस पे करेंगे, क्योंकि ये सेकेंड ईयर के बिगनिंग में इतना आउटस्टैंडिंग था अमाउंट लेसी से, इसका इंटरेस्ट आप निकाल लीजिए, 13,39,520 मल्टीप्लाइड बाय 14.97%, तो इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 2,05,25, ये आपका इंटरेस्ट आ गया। अब 5 लाख में से इतना अमाउंट इंटरेस्ट में एडजस्ट होगा, और जो बैलेंस बचेगा वो माना जाएगा लेसी से रिकवर हो गया, 5 लाख
-200,525। 2,99,475। ठीक है, तो अब आपके पास बैलेंस कितना बचेगा? इतना था फर्स्ट ईयर के एंड में, उतना हम पे कर दिए, रिकवर हो गया हमारा, -13,9,520। तो बैलेंस आ जाएगा आपका 10,4,00,45। इतना आपका बैलेंस बच गया सेकंड ईयर के एंड में। फिर आप इंटरेस्ट निकालोगे थर्ड ईयर में। प्रोसेस सेम है, जो पहले वर्किंग किए एकदम सेम है, कुछ नया नहीं है। अब आप इसका इंटरेस्ट निकालो, 14.97%। ठीक है, 10,04,00,45 का 14.97% इंटरेस्ट निकालो। ठीक है, ये आ रहा है 155,695 इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट निकल गया आपका। इसमें से 5 लाख में से इतना इंटरेस्ट में एडजस्ट हो जाएगा। 5 लाख माइनस 155,695, तो 3 लाख। 5 लाख में से इतना माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा कि एक्चुअल में लेसी से कितना रिकवर हुआ। 3,44,305। फिर ये हमारा लोन अमाउंट इससे घटा देंगे हम। एकदम सिंपल प्रोसेस, जो पहले किए, कुछ नया नहीं है वर्किंग में। ठीक है, 6,95,740 थर्ड ईयर में। अब लास्ट ईयर आ गया आपका फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर इज द लास्ट ईयर। फोर्थ ईयर में हम उसको पे करेंगे 8 लाख रुपीज। अच्छा, अमाउंट ड्यू कितना है? लेसी से लेना हमको इतना ही है, 6,95,000, लेकिन हम लेंगे उससे कितना? 8 लाख। तो ये दोनों का डिफरेंस जो होगा वही इंटरेस्ट होगा लास्ट ईयर में। तो लास्ट ईयर में इंटरेस्ट हमेशा आप अमाउंट ऑफ रिसीव्ड फ्रॉम लेसी एंड माइनस अमाउंट ड्यू एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर और एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर। आपका बैलेंस ड्यू था इतना लेसी से, उसको माइनस कर दो आप, आपका निकल जाएगा इंटरेस्ट का अमाउंट। तो लास्ट ईयर में आप इंटरेस्ट जो है कभी भी रेट से मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना है, पहले भी यही करते थे, कुछ नया कर ही नहीं रहे हैं हम। और यहाँ आपका 6,95,740 फोर्थ ईयर के एंड में ये नील हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत जी? कोई वर्किंग नहीं लिखे हो तो लिख लो जल्दी से फटाफट।
क्लियर? लिख लिया? किसी को कोई कंफ्यूजन वर्किंग में भाई पूछ लो, अगर वर्किंग में कंफ्यूजन है तो। वर्किंग आपको पहले भी इसी तरह करते थे, अभी भी इसी तरह कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, बस एक ही चीज चेंज हो रहा है। क्या? जब हम यहाँ रेसिडुअल वैल्यू ले रहे हैं तो टोटल ले रहे हैं, गारंटेड और अनगारंटेड दोनों मिला कर ले रहे हैं लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, एनी डाउट? नो, कोई डाउट नहीं। चलो नेक्स्ट, हम लोग जनरल एंट्री क्या करेंगे? जनरल एंट्री हम तो वर्किंग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या बोला ये भी बता दिए। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इस तरह से निकलता है, अर्न फाइनेंस और फिर नेट इन्वेस्टमेंट। आइए, अब जनरल एंट्री क्या होगा? सिंपल है, हमको लेसी से पैसा लेना है, रिसीवेबल है, ठीक है। तो लेसी अकाउंट डेबिट या लेसी रिसीवेबल अकाउंट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप लेसी से रिसीव करेंगे इतना, तो लेसी अकाउंट डेबिट टू एसेट्स आपने उसको दिया, तो जो फाइनेंस लीज किया उसके लिए वो हमारा जो भी था उसको वो क्रेडिट कर देगा, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर लिख देगा एसेट्स अकाउंट क्रेडिट। हो गया। पहला अमाउंट हम बताए अभी कि 16 लाख इस क्वेश्चन में आया था, 16 लाख रुपया नेट इन्वेस्टमेंट निकल के आया था। 16 लाख रुपए से हम लेसी अकाउंट को डेबिट कर दिए। ये फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में ये एंट्री बनेगा। ओके, अब फर्स्ट ईयर के एंड में जब आएंगे हम लोग, फर्स्ट ईयर के एंड में, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, क्योंकि लीज रेंट एंड में आ रहा है, तो इसको अमाउंट रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट रिसीव करेगा, कितना अमाउंट कितना था? 5 लाख, ठीक है ना। टू लीज रिसीवेबल, ₹5 लाख ये रिसीव किया। इस 5 लाख में कुछ तो इंटरेस्ट है और कुछ आपका लेसी अकाउंट में एडजस्ट होगा, उसका एंट्री करेंगे हम लोग। टू लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 5 लाख टू लेसी। लेसी में कौन सा अमाउंट होगा? जो लेसी का अभी प्रिंसिपल अमाउंट जो रिकवर हुआ, फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर हुआ 2,60,480 और बैलेंस इंटरेस्ट था, तो इंटरेस्ट को इंटरेस्ट में डालेंगे और जो हमारा था वो लिखेंगे, ठीक है। तो 2,60,480 और यहाँ टू फाइनेंस इनकम, यहाँ चार्ज नहीं लिखेंगे, इनकम है इसका ये। आप इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। 2,39,520 ये हो गया हमारा, क्लियर। अब इसके बाद फाइनेंस इनकम, उसका इनकम जो आया उसको पीएनएल में वो चार्ज करेगा, मैंने पीएनएल में ट्रांसफर कर देगा। फाइनेंस इनकम अकाउंट डेबिट 2,39,520 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,39,520। लेसर यहाँ डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज करता है फाइनेंस लीज में, ठीक है ना। लेसर चार्ज नहीं करेगा डिप्रिसिएशन, लेसी के बुक में डिप्रिसिएशन हम लोग चार्ज किए थे, ठीक है, यहाँ नहीं चार्ज होगा। बस यही एंट्री होगा हमारा, 3-4 एंट्री बनेगा, ज़्यादा कोई एंट्री नहीं बनना है। फर्स्ट ईयर में 4 बना, सेकेंड ईयर से 3 ही बनेगा। जो रिसीव हुआ अमाउंट उसका 2 पार्ट कर देंगे, जितना लेसी अकाउंट में एडजस्ट होगा और जितना फाइनेंस इनकम में, उसके बाद फाइनेंस इनकम को वापस पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। सेम एंट्री आपका रिपीट होगा, कुछ नया नहीं होगा। सेकेंड ईयर में क्या होगा? अगर हम सेकेंड ईयर में बात करें, सेकेंड ईयर, अरे जी अपने, हाँ, सेकेंड ईयर में फिर से 5 लाख रिसीव करेगा वो, ये अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं,
हम अकाउंट नहीं लिख रहे हैं, अकाउंट तो सेम ही रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू। फिर ये डेबिट होगा 5 लाख से। अब इसका हम लोग वर्किंग किए थे तो फाइनेंस चार्ज निकला था इसका 2,05,25 सेकेंड ईयर में ये आया था। तो प्रिंसिपल रिपेमेंट में जाएगा 2,99,475 जो लेसी से एक्चुअल में रिसीव हुआ ये, बाकी ये इंटरेस्ट में चला गया। फिर इंटरेस्ट को आप ट्रांसफर कर दो, हम केवल अमाउंट लिख रहे हैं, ठीक है ना, अकाउंट नहीं लिख रहे हैं, अकाउंट तो सेम ही यूज होगा, ठीक है। तो इस तरह से सेकेंड ईयर बन जाएगा आपका, इसी तरह से थर्ड ईयर बन जाएगा। तो कोई डिफरेंस नहीं है भाई, ठीक है ना, ध्यान रखना है। एकदम सिंपल जनरल एंट्री, नॉर्मल जो जनरल एंट्री है वही हम कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहा, ठीक है। तो लेसर के बुक में इस तरह से भाई आपको पूछ सकता है वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, अर्न फाइनेंस, ये 3 पॉइंट एडिशनल। अगर आपको जनरल एंट्री बोलेगा तो इस तरह से जनरल एंट्री। अब अगर आपको लेजी का मैंने लेसी का लेजर बना, इसमें लेसी का ही लेजर अकाउंट आपसे पूछ सकता है और कुछ नहीं पूछ सकता। लेजर अकाउंट नहीं बनेगा क्या? बन जाएगा, ठीक है। लेसी का अकाउंट आपको बनाना है तो बना लीजिएगा, उसमें कुछ झमेला है ही नहीं। समझ में आया बात? चलो अब हम लोग जो है बेसिक चीज समझ गए, बेसिक वर्किंग समझ गए। अब हम लोग सिचुएशन क्या जो चेंज होगा वो समझना है। अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन बनाए उसमें लीज रेंट एंड ऑफ द ईयर में आ रहा था, ठीक है। अब हमारा मान लो लीज रेंट बोलेगा कि नहीं बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आएगा, तो वर्किंग थोड़ा कहाँ से चेंज होगा। अब हम लोग सिचुएशन टू सिचुएशन क्वेश्चन को समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है ना। हर सिचुएशन हम चेंज करेंगे और एग्जाम्पल देते जाएंगे, ठीक है। अब आइए, सबसे पहला हमारा अगर चेंज हुआ कि भाई लीज रेंट, ठीक है, लीज रेंट जो है बिगिनिंग ऑफ द में आ रहा है, पेएबल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अभी हम लोग जो भी एग्जांपल किए वो एंड ऑफ द ईयर का किए। अब मान लो पेएबल एट द beginning of each year, लीज रेंट पेएबल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आइए हम लोग पहले वर्क एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन में मैं आपको बताते जाऊंगा। क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। लीज टर्म, लीज टर्म 10 ईयर, एनुअल लीज रेंट 30,000 पर एनम, पेएबल एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, हर साल के शुरू में ही हम पे कर देंगे, ठीक है। गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू 40,000 और फेयर वैल्यू ₹2 लाख एट इंसेप्शन ऑफ लीज, ओके। और साथ में आपको इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट 14%, ये है आपके पास क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए अभी तक जो भी क्वेश्चन बनाए हैं हम लोग एंड ऑफ द ईयर में लीज रेंट आता था,
यहां बोलता है बिगनिंग में ही आ गया, ठीक है, बिगनिंग में ही आपका लीज रेंट आ गया। तो जब बिगनिंग में लीज रेंट आ रहा है, यानी जिस समय लिए, जैसे यहाँ 10 साल है तो फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में ही हमने शुरू में ही उसको 30,000 दे दिया, बिगनिंग में ही। तो अब फर्स्ट ईयर का बिगनिंग यानी जिसको हम लोग अभी 0 ईयर समझ रहे थे, लेकिन अब यहाँ 0 ईयर नहीं लिखेंगे, हम यहाँ फर्स्ट ईयर ही लिखेंगे। इसलिए क्योंकि इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में ही आ रहा है। पहले हम 0 ईयर इसलिए लिखते थे समझने के लिए, और उसको हम बोलते थे कि फर्स्ट ईयर का वो बिगनिंग है, कि बिगनिंग में एसेट्स लीज पे लिया, उस समय कुछ भी नहीं पे किया हो, इसीलिए पूरे साल का इंटरेस्ट लग जाता था, 1 साल का फर्स्ट ईयर में, ठीक है। और जब लीज रेंट पे करता था एंड ऑफ द ईयर में, इसीलिए हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे फर्स्ट ईयर के एंड वाले फैक्टर से। समझिएगा बात, 2 जगह ध्यान रखना आपको, एक प्रेजेंट वैल्यू निकालते समय और दूसरा इंटरेस्ट का वर्किंग। अभी हम लोग सबसे पहले फोकस करते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगा। आइए, प्रेजेंट वैल्यू निकालते समय क्या ध्यान रखना है आपको कि पेमेंट जो आ रहा है फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में ही आ गया पहली बार, ठीक है। पेमेंट जो आ रहा है वो आपका फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में ही आ रहा है। तो ईयर हम 1 लिखेंगे, यहाँ आप लिख सकते हैं समझने के लिए कि बिगनिंग है हमारा, सारा ईयर हमारा बिगनिंग में ही है, तो इसीलिए हमको कुछ 0 ईयर यहाँ लिखने का जरूरत नहीं है। 3rd 4 5 6 7 8 9 10 तक गया है ये, ठीक है, 10th ईयर। तो ये आपका जो निकल गया, उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम लोग मिनिमम लीज पेमेंट। तो फर्स्ट ईयर में वो 30,000 हो गया, फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में, याद रखिएगा फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में ही हम वर्किंग कर रहे हैं। फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 14%। अच्छा, जो फैक्टर होता है ना, ये आप कहीं पर लिख लीजिए बगल में, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो होता है ना वो हमेशा एंड ऑफ द ईयर का होता है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो होता है ना वो ऑलवेज एंड ऑफ द ईयर का है। जो फैक्टर हम लोग लिख रहे थे अभी, वो ऑलवेज एंड ऑफ द ईयर का होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का एंड, हमको एंड से तो मतलब नहीं है, चूंकि यहां तो बिगनिंग में आ रहा है भाई, तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट ईयर का एंड का मतलब हो गया सेकंड ईयर का बिगनिंग, ये से चलना आपको, ठीक है। तो सेकंड ईयर में जब फैक्टर लिखेंगे ना तो फर्स्ट ईयर वाला लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर का एंड का फैक्टर है वो, यानी सेकंड ईयर का बिगनिंग। तो अब क्वेश्चन उठता है कि फर्स्ट ईयर में क्या लिखेंगे भाई। अरे भाई, फर्स्ट ईयर में तो डायरेक्ट 1 लिखेंगे, एक 1.0 लिखेंगे फर्स्ट ईयर में। इसलिए हम फैक्टर जो निकाल रहे हैं वो एंड ऑफ द ईयर में है, तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में तो फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में वो 1 के बराबर ही होगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में 1 के बराबर होगा फैक्टर, क्योंकि हम लोग डिवाइड किसको करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1.14, ये नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पर फैक्टर निकालने के लिए। तो अब यहाँ मान लो कि इंटरेस्ट रेट तो लगेगा ही नहीं भाई, फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में 0 रहेगा, तो ये 0, तो 1 + 0 क्या आएगा, 1, ठीक है। तो ये 1 ही ना आ रहा फैक्टर, 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1। ओके, इसलिए 1 फैक्टर लेंगे। सेकंड ईयर में जब जाएंगे हम लोग 30,000 यहाँ भी दे रहे हैं मिनिमम, लेकिन सेकंड ईयर में हम फैक्टर निकालेंगे कि फर्स्ट ईयर का एंड का फैक्टर यहाँ लिखना है आपको, ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं, चूक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर बिगिनिंग में आ रहा है लीज रेंट तो फर्स्ट ईयर का फैक्टर 1 होगा ऑलवेज, और सेकंड ईयर में क्या लिखना है कि फर्स्ट ईयर का जो फैक्टर है, इसमें चूक मत कीजिएगा, नहीं तो पूरा आंसर आपका मेहनत सब बर्बाद। 0.877 ये फर्स्ट ईयर का फैक्टर है। इसी तरह आप
सारे ईयर का। थर्ड ईयर में क्या लिखेंगे, तो सेकंड ईयर का फैक्टर 0.769। ठीक है, समझ रहे बात। फिर थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में क्या लिखेंगे, तो थर्ड ईयर का फैक्टर, थर्ड ईयर का फैक्टर 0.675। फिर फिफ्थ ईयर में क्या लिखिएगा, तो फोर्थ ईयर का फैक्टर 0.592। सिक्स्थ ईयर में क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है, तो फिफ्थ ईयर का फैक्टर 0.519। सेवेंथ ईयर में क्या लिखेंगे हम लोग, सिक्स्थ ईयर का फैक्टर, सिक्स्थ ईयर का जो फैक्टर निकलेगा 0.455। और फिर एट्थ ईयर में क्या लिखेंगे, सेवेंथ ईयर का फैक्टर, तो 0.400। और नाइन्थ ईयर में क्या लिखेंगे हम लोग, एट्थ ईयर का फैक्टर, एट्थ ईयर का है 351। और जो टेंथ ईयर में यहाँ हमको गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू भी आएगा, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो 30,000 प्लस गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू दिया है 40, तो 70,000 यहाँ लिखेंगे। और फिर मल्टीप्लाइड बाय नाइन्थ ईयर का फैक्टर 308। तो ये आ गया फैक्टर आपका। मेन ध्यान यही रखना था, फैक्टर कितना लिखना है। फर्स्ट ईयर में ऑलवेज 1 लिखेंगे, जब भी आपको बिगिनिंग ऑफ द ईयर लीज रेंट आ रहा है तो फर्स्ट ईयर में 1 लिखना है आपको। सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर का फैक्टर, थर्ड ईयर में सेकंड ईयर का फैक्टर, फोर्थ ईयर में थर्ड ईयर का फैक्टर, क्योंकि जो फैक्टर होता है वो एंड ऑफ द ईयर का होता है, इसलिए हम एंड, थर्ड ईयर का एंड का मतलब फर्स्ट ईयर का बिगनिंग, फोर्थ ईयर का बिगनिंग, सॉरी, सेकंड ईयर का एंड का मतलब थर्ड ईयर का बिगनिंग, तो इसीलिए हम सेकंड ईयर का एंड का फैक्टर लेंगे थर्ड ईयर में। क्लियर। चलिए अब इसको आप मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए, बाकी तो कुछ दिक्कत है नहीं। यही मेन ध्यान रखना था यहाँ पर। और दूसरा ध्यान रखना है इंटरेस्ट निकालते समय, इसका आप 30,000 लिख लीजिए। ठीक है ना, इस तरह से सबका निकाल लीजिए भाई। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.877, 26,310, 26,310। 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.769, ठीक है, 23,070, 23,070। 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.675, 20,250, सॉरी। फिर इसी तरह सबका कर लो। 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.592, 17,760, ठीक है। फिर 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.519, 15,570। फिर 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.455, 13,650। फिर 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.400, 12,000। फिर 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.351, सॉरी, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.351, ठीक है। तो ये आ गया आपका 10,530। और लास्ट में हम 70,000 लेंगे। 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.308, ये आ गया आपका 21,560। अब इसका टोटल कर लीजिए आप, नॉर्मली जो करते हैं हम लोग। ठीक है, वर्किंग में तो वही है पैटर्न, खाली कुछ नहीं चेंज हुआ। केवल अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर में है तो आपको ध्यान क्या रखना है कि फर्स्ट ईयर का फैक्टर 1 लेंगे और सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स हम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ऐसे करके लेते जाएंगे। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आप गड़बड़ा दीजिएगा इसमें। ठीक है, समझ में आया बात? कोई दिक्कत?
तो ये आ गया 1,90,700 रुपया। फेयर वैल्यू कितना दिया हुआ है? फेयर वैल्यू 2 लाख, 2 लाख है ना जी। हाँ, अब दोनों में जो कम होगा, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखते हैं, लोअर, दोनों में जो कम होगा वही ना रिकॉर्ड होगा। यानी हमारा लीज एसेट्स अकाउंट और लीज लायबिलिटी कितने का बनेगा? दोनों में जो कम 1,90,700 का, कितने का बनेगा? लीज एसेट्स और लीज लायबिलिटी जो है 1,90,700 रुपये से आपका होगा रिकॉर्डिंग। ये तो पहला पार्ट हम लोग समझ लिए। क्या चीज़ कि भाई हमारा प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगा अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर में लीज रेंट आ रहा है। ठीक है, चलिए अब आइए लिख लिए, किसी का छूटा नहीं ना है, लिख लो जी जल्दी से। हाँ जी, छूटा है किसी का? नहीं सर। चलो, नहीं छूटा, अच्छी बात है। अब इसके बाद हम लोग वर्किंग आइए करेंगे, ईयर इंटरेस्ट का वर्किंग अब हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, लीज लायबिलिटी यहाँ लिखते हैं, लीज लायबिलिटी MLP, फिर इंटरेस्ट यानी फाइनेंस चार्ज एट द रेट ऑफ 14%, और फिर आपका क्या बोलते हैं इसको, लीज लायबिलिटी पेड ड्यूरिंग द ईयर, लीज लायबिलिटी पेड। चलो, ये वर्किंग हम लोग अभी कर लेंगे, इंटरेस्ट वाला भी कर लेंगे, सारा समझ लेंगे हम लोग। यही 2 वर्किंग करना है बिगनिंग ऑफ द ईयर में भैया। हाँ भैया, ओके। चलो निकालो। ईयर 1 आपका 1,90,700 रुपया आपने रिकॉर्ड कर लिया एज ए लीज लायबिलिटी। फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में ही हम लोग ये जो भी है ईयर लिख रहे हैं, ये सारा बिगनिंग लिख रहे हैं, बिगनिंग है ये, बिगनिंग ऑफ ईयर। फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में ही 30,000 रुपया आ गया। माने जिस समय लोन लिए या लीज एसेट्स लिए उसी समय 30,000 दे दिए। लोन जब ले रहे हो, मान लो उसी समय 30,000 का लोन वापस कर दिया, तो जो 30,000 वापस किया उस लोन का कुछ आउटस्टैंडिंग पीरियड बनता था। इज देयर एनी आउटस्टैंडिंग पीरियड? नो, बिकॉज आउटस्टैंडिंग पीरियड जब फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में ही हम पेमेंट कर दे रहे हैं उसको, देयर इज नो आउटस्टैंडिंग पीरियड। ओके, फर्स्ट ईयर में ही आपका जो लोन अमाउंट है ना, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही आपका जब आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे कर दे रहे हैं हम, तो यहाँ इंटरेस्ट कुछ नहीं लगेगा फर्स्ट ईयर में, और ये घट के हो जाएगा 1,60,000, सॉरी पूरा का पूरा 30,000 जो है लीज पेमेंट में चला जाएगा आपका। और बिगिनिंग में ही आपका 1,90,000 से 30,000 घट जाएगा, तो लीज लायबिलिटी आपका बच जाएगा
ठीक है, वो बच जाएगा कितना, 1,60,700 रुपया। अब इंटरेस्ट जो सेकंड ईयर में लगेगा, ध्यान दीजिएगा आप, सेकंड ईयर में इंटरेस्ट जो है वो 1,60,700 पे लगेगा, क्योंकि 1,90 में 30,000 तो आपने फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में ही पे कर दिया। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना बच गया, 1,60,700 रुपया ही बचा फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में। ठीक है, तो सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में जो बचेगा वही ना हमारा सेकंड ईयर के बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, तो इंटरेस्ट उसी पे लगेगा। 1,60,000 पे ही यहाँ पर हम इंटरेस्ट निकालेंगे 14% के रेट से। ठीक है, 1,60,700 का 14%, यहाँ पर वर्किंग करेंगे 1,60,700 का 14%, 22,498। तो अब हम लोग जो है सेकंड ईयर में जब इंस्टॉलमेंट दिए तो चूंकि इंटरेस्ट अब बनता है, आउटस्टैंडिंग पीरियड आया, तो इंटरेस्ट घटा करके 30,000 में से घटा देंगे इसको, बचेगा प्रिंसिपल रिपेमेंट हुआ 7,502 रुपया। अब थर्ड ईयर में जब आएंगे तो 1,60,000 को 7,502 से घटा देंगे, माइनस 1,60,700, तो आपका आगे 1,53,158 फिर इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करेंगे तो अब हम इस अमाउंट पे करके कैलकुलेट, 153,198 मल्टीप्लाइड बाय 14%, इंटरेस्ट जो है 21,447। ठीक है, तो अब 30,000 में से आप माइनस करो 21,447, तो 8,553 आपका प्रिंसिपल रिपेमेंट हो गया। ठीक है, 4 नंबर में आता है प्रिंसिपल रिपेमेंट, इतना हो गया 8,553 रुपया। तो अब आप इसका फिर से माइनस करो, माइनस 153,198, तो अब आपके पास बैलेंस जो आएगा वो आएगा 1,44,645। ठीक है, फिर 30,000 रुपया वो पे करेगा। अब इस पे इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग, 1,44,645 का 14%। इसी तरह आपको 10 साल तक जाना है। तो ये आ रहा है 20,250, इंटरेस्ट आ गया 20,250। अब 30,000 में से 20,250 घटा दीजिए, तो 9,750 आपका प्रिंसिपल रिपेमेंट हो गया। अब फिर 9,000 इसमें से घटा दीजिए 1,44,645 से, माइनस 1,44,645, यहाँ ड्यू अमाउंट आ गया 1,34,895। फिर 30,000 हम यहाँ लिखेंगे। अब इंटरेस्ट इस पे लगेगा 1,34,895 का 14%। चलो, तो 1,885 नहीं, कितना है, 18,885 है, 1,8885। फिर 30,000 में से इसको माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 11,115। ओके, अब ये 11,115 को इससे माइनस कर दो, माइनस 1,34,895, 1,23,780। फिर 30,000 हम पे कर रहे, फिर इंटरेस्ट आप निकालिए इसका, इस अमाउंट का 14%, 17,329। फिर 30,000 में से ये घट जाएगा, 30,000 माइनस 17,329, 12,671। ठीक है,
7th ईयर में आ जाएंगे। इसी तरह जाएंगे 10 साल तक। 7th ईयर में आपका पेमेंट हो जाएगा 1,23,780 माइनस 12,671 पे हो गया, तो हमारा बैलेंस बच जाएगा 7th ईयर के बिगनिंग में 1,11,109 रुपया। अब इससे इंटरेस्ट लगेगा इस पे 1,11,109 का, फिर 14% निकाल लेंगे। 1,11,109 का 14% 15,555। फिर 30,000 से इसको माइनस कर देंगे, 30,000 माइनस 15,555, तो 14,445 पे हो गया हमारा लीज लायबिलिटी 8। अब इसमें से फिर माइनस कर देंगे 1 2 2 3 4 0 9, ठीक है, 1,11,109। आपका बच जाएगा 96,664। फिर ये 30,000, फिर ये 30,000 आ गया, ठीक है। अब फिर आप 96,964 का 14% इंटरेस्ट निकलेगा, तो 13,532, 13,532, ठीक है। और 30,000 में से ये माइनस हो जाएगा, 30,000 माइनस 13,532 इस 16,468, ठीक है। अब 9th ईयर में 96 माइनस 16 हो जाएगा, 96,664, तो ये बच जाएगा 80,196। ये हमारा कब का बचा हुआ है? 8th ईयर का बिगनिंग में जब हम पे कर दिए, तो 8th ईयर के बिगनिंग में इतना अमाउंट बचा 80,196। 8th ईयर के बिगनिंग में, सॉरी 8th ईयर के एंड में। अब तो इस पे अब इंटरेस्ट लगाएंगे हम लोग सेम। आइए इसका इंटरेस्ट निकालिए, 80,196 का 14%, 11,227, 11,227। फिर ये माइनस कर दीजिए, 30,000 माइनस 11,227, तो 18,773। और फिर 10th ईयर में क्या होगा? 18,773, 80,000 में से माइनस कर दीजिए, माइनस 80,196, तो 61,423। और यहाँ हम पे कर रहे हैं 70,000। ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वही इंटरेस्ट होगा। लास्ट ईयर में पहले भी ऐसा ही किए थे, ठीक है। 70,000 माइनस 61,423, तो इंटरेस्ट आ गया 8,577। और फिर पूरा का पूरा 61,423 रुपया एडजस्ट हो गया। क्लियर? समझ में आया बात? वर्किंग ध्यान रखना है फिर इंटरेस्ट निकालते समय भी, कि फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कुछ नहीं होगा। जो भी इंटरेस्ट आएगा इस केस में सेकंड ईयर से आएगा। जो फर्स्ट ईयर में लीज पेमेंट आ रहा है वो डायरेक्ट प्रिंसिपल रीपेमेंट से घट जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में ही हम पे कर दे रहे हैं इसको लीज रेंट। समझ में आया बात? तो इंटरेस्ट निकलेगा सेकंड ईयर से। फर्स्ट ईयर का मिनिमम लीज पेमेंट टोटल प्रिंसिपल अमाउंट से घटा दिए 1,90,700, बैलेंस जो बचा है 1,60,000, उस पे इंटरेस्ट सेकंड ईयर में आएगा। क्योंकि जो बैलेंस है वो 1,60,700 वो बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर में ही बचा था, क्योंकि 30,000 तो तुरंत वापस कर दिए उसको। तब जो फर्स्ट ईयर का बिगिनिंग और फर्स्ट ईयर के एंड में पूरा 1 ईयर का डिफरेंस है, तो 1,60,700 रुपया पे पूरे साल का इंटरेस्ट इसलिए निकाले। फिर उसका हम माइनस करके जो आया, बाकी तो प्रोसेस सिंपल है, पूरा एंड तक इसी तरह आपको जाना है। तो केवल फर्स्ट ईयर में याद रखिएगा, बाकी प्रोसेस तो पकड़ा जाएगा। फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट नहीं लिखना है।
क्लियर? तो ये आपका हमने आज ये वर्किंग समझ लिए कि अगर आपको लीज रेंट बिगनिंग ऑफ द ईयर में दिया है तो ये चीज़ वर्किंग इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलो आज इतना ही, फिर कल करेंगे।